समाजवादी पार्टी ने मुमरा शहर में अपने पैर जमाने का पूरा प्रयास कर लिया है। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में स्थित मुमरा शहर में समाजवादी पार्टी के रईस शेख का दौरा। अब ये दौरा कैसा रहा हम आपको बताएंगे। रईस शेख को खास करके समाजवादी पार्टी से यहाँ मुमरा शहर में भेजा गया है। रईस शेख अपने आप में एक नई पहचान है। उन्होंने नगर सेवक से सफर अपना शुरू किया था। वो नगर सेवक मदनपुरा के थे और उन्होंने मदनपुरा में इस तरीके से लोगों के मसलों को हल किया जो लोगों के दिल में रईस शेख ने एक अपनी अलग जगह बना ली। जो कोई नेता उधर नहीं कर पाया वो रईस शेख ने करके दिखाया। रईस शेख ने मोर लैन रोड पर वहाँ जो झोपड़पट्टी थी उस झोपड़पट्टी का विकास आने वाले कई नेता वहाँ से चुनाव जीतते आए और अपने चुनाव चिन्ह के जरिए उन्होंने सिर्फ अपने आप को देखा। जो उधर झोपड़पट्टी बसी हुई थी उन लोगों के बच्चे रास्ते पे ही रहते थे और रास्ते पे उनके कितने एक्सीडेंट भी होते थे। रईस शेख ने उन्हें एक माड़ा के बिल्डिंग में शिफ्टिंग कराया। उन्होंने पहली सीढ़ी का विकास अपना करके दिखाया और नागपाड़ा के पीछे जो एक गार्डन था उस गार्डन में कोई जल्दी नहीं जाता था। रईस शेख ने उस गार्डन को इस तरीके से उभारा और जो उधर रईस शेख ने गार्डन में खूबियाँ एक गार्डन में होने चाहिए वो दी। तो आज पूरे मदनपुरा के लोग, नागपाड़े के लोग वहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट की तरह वहाँ जमा होते हैं। और नागपाड़े चौराहे पे उन्होंने वहाँ पर एक शॉर्ट गार्डन बनाया और उस शॉर्ट गार्डन के आगे के हिस्से के भाग में भारत का तिरंगा लहराया और वहाँ की अन्य तकलीफ़ों को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा। और चुनाव का वक्त था, भिवंडी से समाजवादी पार्टी की नए उखड़ चुकी थी। तो समाजवादी पार्टी ने नया चेहरा दिया रईस शेख। रईस शेख के पास 15 दिन थे और 15 दिनों में उन्होंने वहाँ पर जाके अपने इस मदनपुरा के किए हुए काम को जो अंजाम दिया था उन्होंने उसके बलबूते पे उन्होंने वहाँ से एमएलए की सीट अपनी चुन के लेके आए। आज समाजवादी पार्टी की नई योजना जो मुमरा में दिखाई दे रही है, रईस शेख के यहाँ दौरे चालू हो गए। मतलब मुमरा में समाजवादी पार्टी पूरी तरह उखड़ चुकी थी और रईस शेख का यहाँ आना लोगों को काम करके दिखाना है और समाजवादी पार्टी आने वाले इलेक्शन में यहाँ से उन्हें सीट निकालनी है। तो अब रईस शेख मुमरा में किस तरीके से अपना कार्य करेंगे, लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। और हमने अन्य मुद्दों पे बातचीत की रईस शेख से। रईस शेख ने उसका क्या जवाब दिया, आइए हम आपको दर्शाते हैं। रईस भाई, जैसे कि आपको पता होगा 29 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र में कई मंदिरों के ट्रस्ट और कई संगठन मिल करके घंटानाद आंदोलन कर रहे हैं और उसको बीजेपी ने अपना एक्टिव सपोर्ट डिक्लेयर किया है, पार्टिसिपेट करने वाली है बीजेपी उसके अंदर। तो दूसरी तरफ कल औरंगाबाद के एमआईएम के एमपी हैं इम्तियाज जलील, इन्होंने भी कहा है कि 1 सितंबर तक आप मंदिर खोलो, नहीं तो 2 सितंबर से हम मस्जिदें खोल देंगे। क्या दृष्टिकोण है आपका, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये दोनों तरफ से फिर एक बार पोलराइजेशन की राजनीति कोरोना काल में तो नहीं की जा रही है? मैं आपसे सहमत हूँ कि मज़हब और इबादत इसको तो छोड़ दो, इसको तो पॉलिटिकलाइज मत करो। जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने सीएम से ये बात तब की थी जब बकरीद का मसला चल रहा था कि आप इबादत करने दो, आप शॉपिंग मॉल खोल रहे हो। आज हम लोग इतने सारे लोग एक कमरे में हैं लेकिन हम मस्जिद में नहीं हो सकते। अरे आज अवेयरनेस बहुत है, हम सीएम साहब को कह रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी से हमने बार बार कहा कि अब अवेयरनेस है, इंसान अपनी भी हिफाजत करना चाहता है। हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे या लोग मंदिर में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क रखेंगे, सैनिटाइज़र रखेंगे। आप निकश बना सकते हो शॉपिंग मॉल के लिए, तो इबादत गाहों के लिए क्यों नहीं? ये एक पहलू हो गया। लेकिन इसमें अल्टीमेटम देना, घंटा बजाना, एक तरफ से वो लोग जो बीजेपी से सपोर्टेड है और एक तरफ एमआईएम, तो आवाम सब जानती है। सरकार में जाकर सरकार से बात करके हल करने वाले लोग चाहिए, सिर्फ आवाज़ उठा के मेमोरेंडम देने वाले लोग नहीं। हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री भी जो है अगर फिक्रमंद है तो आवाम के लिए ही है।
आज ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी की कोई हक है कि मैं खुलने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। जिसके कंधे पे पूरे महाराष्ट्र की भागदौड़ है, वो आदमी सोच के काम करता है और इसीलिए वो जो है सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी का मत एकदम क्लियर है कि अगर मॉल खुल सकता है तो मस्जिदों को आबाद करना चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि जिम्मेदारी से अपना काम करे। इबादत होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होनी चाहिए, ये बात में हम लोग क्लियर है। मस्जिद के साथ साथ मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी इबादत का सारी इबादत का। सारी इबादत का। रईस भाई, एक अब बहुत बड़ा जो है आवाम की तरफ से शुरू बन रहा है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, निजी सेक्टर्स में काम करते हैं, तो अभी जैसे अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए लोकल चल रही है, लेकिन निजी सेक्टर्स के लोगों के लिए काफ़ी परेशानी अभी भी। अभी जैसे ये मुमरा कौसा के हमारे लोग हैं, कई जगहों से उन्हें बसेस चेंज करना पड़ती है। आपके आसिम भाई आए थे तो एक डेलीगेशन भी आकर के उनसे मिला, घाटकोपर की जो बस है उसकी उन्होंने दिक्कतें बताई। तो लोकल शुरू करने को लेकर के सरकार ने क्या कदम उठानी चाहिए, क्या नीति अपनानी चाहिए? एज ए एक MLA आपको क्या लगता है? देखिए, आप जानते हैं कि लोकल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पहली बात, और लोकल के जितने नियम है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। मेरा कहना है कि आप पूरे देश में एक कानून नहीं लगा सकते, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हर जगह पे उसकी अलग अलग नौइयत है। मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर लोकल ट्रेन को चालू करना चाहिए, लेकिन स्टैगर्ड टाइमिंग, यानी कि अगर आप 10 बजे काम कर रहे हैं तो आप 3 तक काम कीजिए, फिर मैं 4 बजे से 10 बजे काम करता हूँ। कैसे भी भीड़ को थोड़ा फिसबस करने के लिए पॉलिसी बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बातचीत चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि जब तक महाराष्ट्र के केसेस नीचे नहीं आते हम लोकल नहीं चलेंगे। मैं खुद एक डेलीगेशन लेके DRM के पास गया था और DRM के माध्यम से मैं पीयूष गोयल तक अपनी बात मैंने पीयूष गोयल जी तक मैंने अपनी बात पहुँचाई। मैं चीफ सेक्रेटरी से भी मिल चुका हूँ और अबू आसिम आज़मी साहब ने भी जो है जैसे ही मुमरा का डेलीगेशन हुआ तो जो है शरद पवार जी तक ही बात पहुँचाई। बात सिर्फ सिंपल है कि भीड़ कितनी होनी चाहिए, हमारे लोगों में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब लोकल में आप जानते हैं डिस्टेंस का होने का कोई जरिया नहीं है, तो एक पॉलिसी बन रही है अलग अलग टाइम पे लोगों को ट्रैवल कराना। यानी आपके पास QR कोड होगा कि आप सुबह 7 बजे ही ट्रैवल कर सकते हैं जी, और 3 बजे करा सकते हैं। मेरे पास QR कोड होगा कि मैं 3 बजे ट्रैवल कर सकता हूँ और रात के 9 बजे करा सकता हूँ। तो पॉलिसी इसकी बन रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरफ रोज़गार है और दूसरी तरफ कोरोना है। आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो अब कोरोना मेरे ख्याल से कंट्रोल में आ गया, अब रोज़गार ज़रूरी है, मेरा कोई भाई भूख से नहीं मरना चाहिए। अब ये सोच को लेकर सरकार को काम करना चाहिए। रईस भाई, जिस भिवंडी से आप जीते हैं, लोगों ने अपना नुमाइंदा आपको बनाया है, वहाँ और मुमरा का एक कॉमन प्रॉब्लम है, टोरेंट। तो दोहरी नीति कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की दिखाई देती है। अब बीजेपी पे मुमरा कौसा की बात करें तो थोपा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने इसको लाया है, हमने नहीं लाया है। मगर भिवंडी में जब आई थी टोरेंट तो उस वक्त तो जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP की सरकार थी। तो ऐसी दोहरी नीति क्यों, और खास करके जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं उन्हीं के साथ ये नीति अपनाई जाती है, तो ऐसा क्यों और इस पर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ये सच्चाई है कि भिवंडी के अंदर कांग्रेस NCP के ज़माने में टोरेंट है, ये सच्चाई बदल नहीं सकती। ये सच्चाई है कि टोरेंट भिवंडी और मुमरा के लोगों का खून चूस रहा है, ये बदल नहीं सकता। तीसरी बात ये है कि सरकार बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमारे हाथ में कभी पावर हुआ तो हम चला के दिखाएंगे क्या होता है। टोरेंट जैसी कंपनियों को ठीक करना है, हमारे हाथ में है आंदोलन और आवाज़ उठाने की ताकत। समाजवादी पार्टी पूरे थाना शहर के हमारे जितने भी पोस्ट होल्डर्स हैं, मेयर जामदार और जहाँ अबू आसिम आज़मी साहब, हमारी पूरी पार्टी ये जिद्दोजहद करती आई है। आज भी टोरेंट को बुलाकर हमेशा अपनी भाषा में हम लोग बात करते हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो सरकार जिसको सेक्युलरिज्म के नाम पे, जिसको गरीबी के नाम पे हमने लाया है, वो सरकार बीजेपी का डर दिखा के हम लोगों को चुप करा देती है। लेकिन नाइंसाफ़ी है। पावर के मामले में महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार फेलियर है। इसमें जितने जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आज ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि सरकार में हम हैं। आप बोलेंगे कि हम सरकार में रह के बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि इस सरकार को हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि दूसरी जगह पे एक खाई है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन पावर के फ्रंट पे ये सरकार पूरी तरह से फेलियर है। भिवंडी शहर का नुमाइंदा होने के नाते मजबूरी है, खून का घूंट पीना पड़ता है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं।
महाविकास आघाड़ी के अंदर जो लोग हैं वो अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी तो उनका भी हाल बुरा हो सकता है। लेकिन ये है कि आसिम भाई ने हमेशा मुझे कई बार आसिम भाई लेके गए, नितिन रावत के पास लेके गए, कई बार पूरे भिवंडी शहर का दुख हमने सामने रखा, लेकिन हाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग भी इंतज़ार में हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हर बार हमको एक तारीख दी जाती है, ये कैबिनेट में डिसीजन होगा, आने वाले कैबिनेट में डिसीजन होगा। तोरण की दादागिरी इतनी बढ़ गई है, और ये याद रखिए गरीबों के साथ, गरीब का पोइट जब चलता है ना तो फिर वो टिकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, भिवंडी में तोरण की ऑफिस के बाहर रोज़ 100 से 200 से भीड़ बढ़ रही है। अगर गुस्सा बहुत बड़ा तो लोग अपना आक्रोश दिखाएंगे। इसलिए तोरण के ताल्लुक से जो लोग भी कांग्रेस एनसीपी में बैठे हैं उनको जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। अगर उनमें डेयरिंग है, अगर वो लोगों की आवाज़ सुनते हैं तो उनको तोरण को यहाँ से भगाना चाहिए, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिल सकती। आप जाइए ना कोर्ट में, बात रखिए कि तोरण हमारा खून चूस रही है, क्या आप नुमाइंदे नहीं है, रख सकते हैं। लेकिन आज मजबूरी है, सरकार में हम हैं, सरकार में रहकर इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। रईस भाई, केंद्र सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, नई शिक्षा नीति लाई है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम प्रतिनिधि जो होते हैं बहुत कम ऐसे हैं कि जिनकी स्टडी होती है, लेकिन आप एक ऐसे प्रतिनिधि के ऐसे सभी मामलात में महारत रखते हैं। तो नई केंद्र सरकार की ये जो नीति है, शिक्षा की नीति, एजुकेशन पॉलिसी है, क्या इसको आप कैसा देख रहे हैं और कितनी ये कारगर साबित हो रही है? क्योंकि इसके आते ही उर्दू दम तोड़ने लग गई है। सबसे पहले तो ये एक जो ज़बान थी ये पहले से खसारे में थी और अब तो पूरी तरीके से हाशिए पर जा रही है। तो ये नई शिक्षा नीति कैसे कारगर साबित होगी और कितनी नुकसानदेह साबित होगी? देखिए, जब सोनिया गांधी जी सरकार की हेड थी, मुखिया थी, तब उन्होंने 2 कानून लाए। एक था राइट टू एजुकेशन और एक लाया था उन्होंने जो है RTI। राइट टू एजुकेशन पहला कदम था मुस्लिम इदारों को डैमेज करने। आज मुसलमान कहाँ पढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है? स्लम्स में, छोटी स्कूलों में जहाँ सुविधा नहीं है, कम से कम उनको तालीम मिल रही है। लेकिन RTI फेलियर रहा और अब इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से मोदी सरकार, अदानी और अंबानी की सरकार है ना, उसी तरह से एजुकेशन को भी अदानी और अंबानी का एजुकेशन बनाना चाहती है। प्राइवेटाइजेशन और एजुकेशन को एक्सपेंसिव करने वाली ये पॉलिसी है। और हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने देखा कि 1000 रुपये 2000 रुपये की स्कॉलरशिप के लिए लोग हमारे यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी, जो ख्वाब लोग दिखा रहे हैं वो ख्वाब में माइनॉरिटीज़ का बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने महाराष्ट्र सरकार से बात की। महाराष्ट्र सरकार में मैंने तमाम जिम्मेदारों से बात की और कहा कि आप पहले एक स्टडी ग्रुप बनाओ कि महाराष्ट्र में लागू न हो। इसके लिए अब हम बिल्कुल एक ऐसे ग्राउंड्स बना रहे हैं कि महाराष्ट्र के लिए सूटेबल नहीं है। उस स्टडी ग्रुप को हमारी पूरी टीम ये पॉलिसीज़ को स्टडी करके, मैं रोज़ एक वेबिनार कर रहा हूँ, लोगों से मालूमात ले रहा हूँ, उनके रिएक्शन समझ रहा हूँ। हमारी टीम जाके प्रेजेंटेशन देगी और महाराष्ट्र सरकार को जगाने का काम करेगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट मत कीजिए, आप काम कीजिए। मुमरा के अंदर म्यूनसिपैलिटी के स्कूल को बेहतर कीजिए, भिवंडी में म्यूनसिपल स्कूल्स को बेहतर कीजिए, मुंबई में कीजिए। आज देखिए उर्दू का क्या हाल है। लॉकडाउन के अंदर आपको पता है, कल के वेबिनार में मुझे रो रो के टीचर्स ने बताया कि उर्दू स्किलों के अंदर हमारे माँ बाप के पास डेटा पैक के लिए पैसा नहीं, इसलिए उन लोग ऑनलाइन नहीं आते। तो ये सब मसलों पे हमारी बारीक नज़र है। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध समाजवादी पार्टी और हमारी पूरी टीम करेगी और इसकी हमारी पूरी तैयारी है, हम कोर्ट में भी जाएंगे। आखिर में रईस भाई, मेरा लोकल सवाल है मुमरा कौसा का जी। 2022 खत्म होने पर है, बीच में 1 साल है। आदिल भाई के नेतृत्व में कितने सीटों का लक्ष्य? मैंने जो जोश कार्यकर्ताओं में देखा, आदिल भाई की हर तरह की कैपेसिटी है उस पर मुझे विश्वास है। नहीं है, हरफन मौला है आदिल भाई तो। हाँ, तो हम तो आदिल भाई के पीछे आएंगे, घर घर जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, आदिल भाई जिन लोगों को खड़े करेंगे उनके लिए वोट मांगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मुमरा के अंदर बड़ी पार्टी उभर के आएगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे अपने नुमाइंदे ऐसे लोग जो बेबाक तरीके से असेंबली में बात करते हैं, आसिम भाई की क़यादत में रहेंगे तो मुमरा का भला होगा। आदिल भाई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हमारी रुखसाना मैडम हमारी महिला अध्यक्ष भी आई हुई हैं,
आसिम भाई ने कहा है एक ही लाइन में मुझे, और मैं आसिम भाई की एक लाइन समझता हूँ, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत मुमरा में लगाएगी। क्योंकि देखिए रईस भाई, मुमरा कौसा में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पिछले 10 सालों से इस शहर का दुख है, बहुत बड़ा दुख है। तो कहीं ना कहीं अब आप जैसे, आदिल भाई जैसे, आसिम भाई जैसे जो इस कौम के रहबर भी हैं और नुमाइंदे भी हैं, तो ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड शहर है, तो इसको विपक्ष तो कम से कम देने का काम आप लोगों को करना होगा। मुझे लगता है देश में भी ऐसा एक नेतृत्व है जो विपक्ष नहीं चाहता जी। तो ऐसे जितने नेतृत्व है उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। सही बात। ओके, थैंक यू सर। ये थी हमारी आज मुमरा में रईस शेख के दौरे की पूरी जानकारी। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।